Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 7 of chapter number 16, digestion and absorption. Up to the previous session, small intestine, stomach, mouth के अंदर होने वाला digestive process हमने डिस्कस कर लिया था. Next one is the calorific values of protein, carbohydrate as well as fat. तो fat, carbohydrate या तो protein में से मिलने वाली जो भी energies है उसको कैलोरिफिक वैल्यूज के नाम से जाना जाता है. ओके, सो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल्स एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड, कि भाई एनिमल को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है और एनिमल जो भी फूड कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर कितनी एनर्जी है, आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी, बिकॉज हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल द एनर्जी. फाइनली जितनी भी एनर्जी है वो मिला जुला के तो किसके अंदर कन्वर्ट होने वाली है, हीट के अंदर. सो एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट या तो फूड के अंदर एनर्जी कितनी है उसको हीट एनर्जी मेजर करके ही मेंशन किया जा सकता है. ओके, तो हीट एनर्जी को मेंशन करने के लिए हम लोग दो यूनिट यूज कर सकते हैं, कैलोरी या तो दूसरा है जूल. सो कैलोरी या तो जूल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो कैलोरी या तो जूल और हीट एनर्जी विच इज the amount of heat energy which are required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 1 ग्राम वाटर का. ओके, ये वाटर का टेम्परेचर मुझे 27 से 28 डिग्री सेल्सियस करने के लिए मुझे इसको कितना हीट देना, तो वो हीट एनर्जी को कंसिडर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी या तो जूल. ओके, सिंस दिस वैल्यू इज टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब 1 ग्राम वाटर को 27 से 28 तक लाने के लिए ना के बराबर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. सो फिजियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं किलो कैलोरी एज वेल एज किलो जूल के फॉर्म में. तो किलो कैलोरी या तो किलो जूल अगर लिखा हुआ है तो वहां पे क्या मेंशन करोगे, तो 1 किलो कैलोरी और 1 किलो जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. अब आप यहाँ पे एक काम करो कि भाई 1 ग्राम वाटर लिया है, वहां पे कितना वाटर ले लो, 1 किलोग्राम वाटर, और उसका टेम्परेचर 27 है, 28 करना है, तो जितने हीट की जरूरत पड़ेगी वो होगा 1 किलो कैलोरी और 1 किलो जूल. तो जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट है ट्रेडिशनली किलो कैलोरी को एज दी कैलोरी और जूल के नाम से डिफाइन करते थे, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कैलोरी और जूल में पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटलाइज्ड है. सो अब कैलोरी की जब भी वैल्यू काउंट की जाती है तो दो टर्म्स आपको डिस्कस करनी है. पहला तो ग्रॉस होगा और दूसरा नेट, या तो उसे बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू. सो फर्स्ट वन इज द ग्रॉस कैलोरिफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू. सो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंब्यूशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्राम फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर. एक क्लोज्ड मेटल से बना हुआ चैम्बर होगा जिसके अंदर हम लोग क्या दे देंगे, ऑक्सीजन. चलो, तो आपने ये बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर ऑक्सीजन दे दिया, 1 ग्राम फूड दे दिया, तो ये फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होगा और हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी. तो मशीन के अंदर 1 ग्राम फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप तोड़ो तो मिलने वाली एनर्जी को बोला जाता है ग्रॉस कैलोरिफिक या तो ग्रॉस एनर्जी वैल्यू. बट सेम टू सेम कंडीशन, सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप ह्यूमन बॉडी के साथ करोगे तो शायद थोड़ी बहुत एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस होगी. सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंब्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, बट कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी के अंदर. यहाँ पे हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज नहीं करना. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में तो जितनी एनर्जी मिलेगी वो कहीं पे यूटिलाइज नहीं होगी, सभी की सभी मिल जाएगी. बट एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंब्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज कंसिडर्ड एज अ फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड, या तो इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं नेट वैल्यू ऑफ फूड. तो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल
वैल्यू ऑफ फूड दोनों अलग अलग होगी। जैसे कि पहला आपको दिया हुआ है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एक एक ग्राम आप लेकर के बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर अगर डालोगे और मिलने वाली एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट की होगी 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड फैट में 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। बट ये वैल्यू मैंने आपको कौन सी बताई है? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू विद द यूटिलाइजेशन ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बट फिजियोलॉजिकल वैल्यूज ऑलवेज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से कैसी होती है? लोअर होती है, कम होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 ग्राम फूड अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप तोड़ो तो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो दोनों के बीच का कि ग्रॉस कैलोरीफिक था 4.1, ये है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू था 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। लिपिड में ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू था 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, यहाँ पे है खाली 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। सो ये था कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट वन, स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट साइट है डाइजेशन की, सभी का सभी फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा? नाउ वी नो दैट कॉम्प्लेक्स डाइटरी सब्सटेंसेस जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा, मोलिकुलर साइज भी ज़्यादा, दैट्स वाई कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या करना है हमें? उनका हाइड्रोलिसिस करना। तो हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे तो उनका कन्वर्जन लो मोलिकुलर साइज वाले सब्सटेंस के फॉर्म में हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो ऐसे सिंपलर सब्सटेंसेस जो बनेंगे उनको कोई भी फर्दर स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है एंड वो एज इट इज़ फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के सपोर्ट से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन दिया है कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डाइजेशन की जो भी एंड प्रोडक्ट है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन के चौथे लेयर के थ्रू पास होगा। वहाँ पे आपको पता है विली नाम का स्ट्रक्चर होता है, विली के पास माइक्रोविली नाम का सेल्स है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया होगा जिसके थ्रू फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होकर के किसको मिलेगा? ब्लड या तो लिम्फ को, और ये ब्लड या तो लिम्फ एब्जॉर्ब किया हुआ सब्सटेंसेस पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन पैसिव, एक्टिव या तो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के सपोर्ट से होता रहता है। ठीक है भाई, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर विद द यूज ऑफ सम कैरियर प्रोटीन, ये तीनों का एक प्रिंसिपल कंसेप्ट माना जाता है। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक अ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक अ क्लोराइड आयन जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। Second, the passage of these substances into the blood depend upon the concentration gradient. तो ब्लड के अंदर ये सब्सटेंसेस मूव होगा और पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, तो उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर होगा? उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। अब सिंपल डिफ्यूजन की बात की है तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट सब्सटेंसेस आर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, देन आफ्टर हाउएवर सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एज वेल एज एमिनो एसिड, तो कभी कभार ग्लूकोज और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैरियर प्रोटीन के सपोर्ट से भी हो पाता है। तो कैरियर प्रोटीन के सपोर्ट से होगा तो भी नो डाउट उसका ग्रेडियंट तो हायर टू लोअर ही होगा, बट इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप का कोई ना कोई कैरियर की जरूरत पड़ेगी, और ये मैकेनिज्म को बोला जाता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फैसिलिटी को यूज करके वो अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव हो रहा है, तो ये होगा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, क्योंकि आपको पता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज ऑस्मोसिस नाम की प्रोसेस से ही होता है, और ऑस्मोसिस मतलब और कुछ नहीं है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर
तो वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की ओर ट्रांसपोर्ट होगा। चलो, तो सिंपल डिफ्यूजन आ गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट आ गया, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट भी आ गया। नेक्स्ट वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव के लिए आपको पता है वर्ड पूरा उल्टा होगा, लोअर टू हायर। occurs against the concentration gradient, hence it requires energy in the form of ATP। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हो रहा, तो उसको ATP के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ सब्सटेंसेस है, जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स है, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+, दे आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। तो अगर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन इंटेस्टाइन के अंदर कम है और बॉडी के अंदर ज्यादा है, और फिर भी एमिनो एसिड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लिसन, तो अभी तक जितने भी एग्जांपल डिस्कस किए उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आया, प्रोटीन्स आया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, मतलब फैट का एब्जॉर्प्शन कहीं पे भी नहीं हुआ। क्या रीजन है उसके पीछे का? तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आपको पता है इनसोल्यूबल है, क्योंकि ये तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है ही नहीं, तो इनका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली हम लोग ब्लड के अंदर नहीं कर सकते। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड के फैट और ग्लिसरॉल्स जो है दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और वो ड्रॉपलेट्स का नाम है मिसल्स। तो सबसे पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स एकदम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे, जिनका नाम है मिसल्स। ये मिसल्स इंटेस्टाइन के 4th लेयर के पास जाएगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के पास जाएगा। ओके, नाउ ये मिसल के आजू बाजू में दे आर रिफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। अब पहले फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का बना हुआ कंपोनेंट है मिसल, और ये मिसल के बाहर अब प्रोटीन का एक कोट लगेगा। तो मिसल के बाहर प्रोटीन का कोट लगने के बाद सब्सटेंस का नाम हो जाता है चाइलोमाइक्रॉन्स, और ये चाइलोमाइक्रॉन सबसे पहले लार्जेस्ट लिम्फ वेसल में ट्रांसपोर्ट होगा। जो लार्जेस्ट लिम्फ वेसल का नाम है लैक्टियल। आपको मैंने विली का जब स्ट्रक्चर बताया था तब ये पॉइंट वहां पे डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी लिम्फ वेसल होती है लैक्टियल। तो लैक्टियल नाम के लिम्फ वेसल का काम क्या है? सबसे पहले फैट का सिंपल सब्सटेंस जैसे कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को इन द फॉर्म ऑफ चाइलोमाइक्रॉन्स एब्जॉर्ब करता है। देन आफ्टर ये लिम्फ वेसल क्या करेगी? अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस इसने एब्जॉर्ब किया है? चाइलोमाइक्रॉन। और ये चाइलोमाइक्रॉन्स लैक्टियल से सीधा कहाँ चला जाएगा? ब्लड की स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड का स्ट्रीम, ब्लड का फ्लो उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। सो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन नाम का प्रोसेस होता रहता है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच आर टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से ऑर्गन के अंदर होता है? विद इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब आपको एक पूरा टेबल दिया होगा, जो टेबल जनरली कौन कौन से सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करेगा वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो समरी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे पहले ले लेते हैं माउथ। तो माउथ के अंदर सर्टेन ड्रग्स विच आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ माउथ। तो माउथ के 4th लेयर के साथ जो भी सब्सटेंसेस कांटेक्ट में आएंगे, तो वो कांटेक्ट में आने वाले सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? तो कभी माउथ करेगा। तो कौन कौन से सब्सटेंस? सर्टेन ड्रग्स। सेकेंड, लोअर साइड्स ऑफ द टंग्स। तो टंग का जो लोअर साइड है ऑल्सो एब्जॉर्ब सम सब्सटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। तो पहला पार्ट हुआ माउथ, जिसके अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। स्टमक, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होगा स्टमक के अंदर। नंबर 3, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसी के अंदर होगा। तो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। डाइजेशन नाम की प्रोसेस कंप्लीट होगी एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड म्यूकोजा के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे के ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ के अंदर क्या होंगे? इजीली ट्रांसपोर्ट होंगे।
Component number 4, organ number 4, large intestine. Absorption of water, minerals and certain drugs takes place within the large intestine. Okay, चलो जो भी फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है, फिर चाहे वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, सोडियम, कैल्शियम, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, किसी के भी फॉर्म में हो, फाइनली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पे जाता है? टिश्यूज के पास, विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज. तो जो भी फूड मटेरियल सेल या तो टिश्यूज के पास आया है, रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस से उसको ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से तोड़ा जाएगा और उसमें से एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी को खुद की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है. सो ये प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन. चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फूड मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, इलियोकेकल वाल्व के थ्रू वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा. सो डाइजेस्टिव वेस्ट विच आर सॉलिडिफाइड इनटू अ कोहेरेंट फिशेस, कोहेरेंट स्टूल, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए होते हैं. कहाँ पे मूव होंगे? रेक्टम के अंदर. When it initiate a neural reflexes which causing urge or desire for its removal. कि रेक्टम जब ये अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस से फुल फिल हो जाएगा तो न्यूरल रिफ्लेक्सेस इनिशिएट होगा और रेक्टम से ये फूड मटेरियल एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव होगा. सो द इजेशन का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल थ्रू द हेल्प ऑफ एनस, बॉडी से रिमूव करना. So ejection of fishes or stool to the outside through anal opening, ये प्रोसेस का नाम होगा defecation, is the voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement. तो mass peristaltic का movement ये है कि ऊपर की साइड से मसल का कॉन्ट्रेक्शन होगा, नीचे की साइड से मसल्स का रिलैक्सेशन होगा, ताकि एनल ओपनिंग के थ्रू जितना भी वेस्ट मटेरियल है, फिशेस है, स्टूल है, वो इजेशन या तो डिफिकेशन नाम के प्रोसेस से बॉडी से क्या हो सके? रिमूव हो सके. So this all are related with the calorific value of carbohydrate, protein and lipid as well as absorption of the digested food material. Thank you very much. Jai Hind.